लाहौर की अगर हम बात करें तो इसके कई तारीख़ी मकामात भी बड़े सग़ीर में इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको मुमताज़ करती है सबसे? लोगों का 47 से पहले मिलकर रहना था। उसके साथ एक जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है। मक्का मदीना की हम बात करते हैं, वो तो उनका मक्का मदीना तो ये हमारा पाकिस्तान है। ननकाना साहब यहाँ पे है, उनका लाहौर का सारा मामला सब चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टैगलाइन है ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। सोच के बदलने की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जिस तरह से आजकल डिजिटल मीडिया को यूज़ करके लोग कामयाब हो रहे हैं और इसके ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी सिलसिले में आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने एक यूनिक आइडिया पे काम किया। वो वीलॉग डॉक्यूमेंट्री का था, जिसे कि वीलॉगमेंट्री भी कहा जाता है जब हम इसको मिलाते हैं। तो इस पे इन्होंने काम क्यों शुरू किया, इस पे ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इनका मीडिया का भी एक्सपीरियंस है और हिस्ट्री से भी थोड़ी सी इनको दिलचस्पी है। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो इन्होंने वीलॉग डॉक्यूमेंट्री का अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसको लोग बहुत शौक़ से देख रहे हैं। साद जाहिद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये यूनिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम साद साहब, कैसे हैं? अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच जी। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि ये एक तो यूनिक आइडिया कि मैंने वीलॉग डॉक्यूमेंट्री करनी है या वीलॉगमेंट्री करनी है, ये कब और कैसे आपके माइंड में आया और फिर किस तरह से आपने इसकी तरफ सफ़र शुरू किया? सर, इसका आगाज़ 2019 में तब हुआ था जब कोविड की सारी सैंक्शंस वगैरह लगी हुई थी और हम जाने के हाथों जो है मजबूर थे, कहीं नहीं जा पा रहे थे। ट्रैवल करने का तो शौक़ शुरू से था। तो उस टाइम पे हुआ ये था कि एक छोटा सा जो है पैकेज शूट किया किसी एक हिस्टोरिकल साइट के ऊपर। पैकेज भी नहीं था, एक मोबाइल से बनी हुई वीडियो थी, पिक्चर्स थी। सही। उनको पकड़ा और उनको पकड़ के अपने जो है वो फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया था विद स्मॉल कैप्शन, और वो लगाया और उसको शेयर कर दिया। दैट्स द थिंग, वो चल पड़ी। सही। तो उसके बाद जो है वो एक जगह और चले गए, उसी तरह इसको भी फॉलो करते हुए वहाँ जाके उसको भी पोस्ट किया, उसको भी लगाया, उसको और पसंद आया। फिर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया, मोबाइल से ही वीडियो बना ली, वीडियो के फॉर्मेट में उसको लगाना शुरू कर दिया। फिर आप जैसे एक रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि यार आप एक काम करें, आप ना वीडियो बना रहे हैं तो आप चैनल अपना जो है वो प्रॉपर बना लें, उसके साथ इस काम का आगाज़ करें। सो अपना वो चैनल बनाया और वही कॉन्टेंट वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। सो वो 15-20 साइट्स जो है वो एक 3 से 4 महीने के गैप के दौरान जो है वो कवर की, और जैसे ही वो कवर करके लगाना शुरू की, पब्लिक का जो प्यार था, मोहब्बत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई, क्योंकि उससे पहले तक उन साइट्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता था। तो ये सिलसिला जो है वो 15-20-25 मेरा ख्याल है मैंने साइट्स कवर की होंगी। तो मुझे जो है वो अप्रोच किया BBC उर्दू ने। अच्छा। सो BBC उर्दू का आपको पता है, ये हम इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये काम ही यूनिक स्टोरीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं। तो उन्हें एक यूनिकनेस नज़र आई कि यार एक लड़का मोबाइल से इन जगहों की वीडियोज़ बना के अपना चैनल पर अपलोड कर रहा है। उससे पहले तक ऐसा कुछ चैनल अवेलेबल नहीं था इस स्पेसिफिकली जॉनरा पे। तो उन्होंने जो है ना वो तकरीबन शूट भी खुद ही किया, सारा कुछ करके एक हफ्ते के बाद जो है ना वो मेरी डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो BBC उर्दू के ऊपर ऑन एयर हो गई। ठीक है। सो दैट वाज द मोमेंट कि जब BBC के ऊपर अगर आपका कोई काम चल गया है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अगर आपका कोई काम चल गया है, तो उसके बाद आप समझ लें कि वो एक छाप आपके ऊपर लग जाती है। सही। कि आपने ये काम करना ही करना है। सो उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो एक भरमार हो गई शुरू, मैसेजेस जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से मैसेजेस आना शुरू हो गए, इंटरव्यूज़ के लिए मॉर्निंग शो में इनविटेशन आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। वो ये तब से लेकर अब तक तकरीबन इसको जो है 4.5 साल होने वाले हैं और ये सिलसिला। अच्छा सर, आपने जब वीलॉग डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ किया, जैसे आपने बताया कि BBC ने भी आपको फिर कांटेक्ट कर लिया और आपकी उसको चलाया भी एक वीडियो को, तो इसमें चैलेंजेस आपने कहीं फेस किए और क्या टीम भी आपके साथ थी या आप टीम के बगैर काम कर रहे थे? अच्छा, ये स्टार्ट तो किया था वो सिंगल मैन ही था। वो बाद में लोग भी अटैच हुए, बाद में सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन इब्तदा सिंगल मैन था, और वो भी अपने एक साथ से मोबाइल के साथ। और बल्कि मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, मैं अभी तक अपने मोबाइल से वो सारी चीज़ें चला रहा हूँ। वो शाह साहब अक्सर फरमाते हैं कि यार आपका कंटेंट जानदार होना चाहिए, कंटेंट में सारी बात होती है। जो कंटेंट अगर मज़ेदार है वो हल्के आपके मोबाइल से भी बना होगा वो चल जाएगा। जहाँ तक डिस्टर्बेंस की बात है या चैलेंजेस की बात है, चैलेंज इसमें एक ही है कि सर लोग ये समझते हैं कि परसेप्शन बन जाता है कि शायद इस काम से बड़ा कोई अर्निंग होती है, तमाम मामला,
लेकिन इस काम में जो है ना सारा कुछ जो डिपेंड कर रहा होता है वो आपके पैशन के ऊपर कर रहा होता है। इसमें कोई ऐसा अर्निंग उस तरह डायरेक्ट वे में नहीं होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, इनकी अगर हम बात करें उसको अब उसके हवाले से अवेयरनेस शुरू हुई है ये पिछले 2-2.5 साल के अंदर। उससे पहले तक लोगों के पास नहीं होती थी। तो ये जितनी चीज़ें करनी होती थी खुद करनी होती थी, एक्सपेंसेस आपने खुद बेयर करने हैं, जगह आपने खुद तलाश करनी है, वहाँ जाना है। सबसे ज़्यादा जो मसला होता था वो ये था कि आप हेरिटेज को आपने तलाश कर लिया है, लेकिन मसला ये है कि वो जिस जगह पे है वहाँ पे सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ कोई जा नहीं सकता। कई मेरे पास ऐसी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं कि जिसमें यहाँ वो कहते हैं ना घुटनों तक जो है वो कूड़ा था, लेकिन ज़ाहिर वीडियो बनानी होती है, एक पैशन होता है, नज़र आ रहा होता है, एक ज़बरदस्त उस पर फ्रेस्को वर्क है, मिस नहीं किया जा सकता। फिर वो चल के उसमें से जाना करना। फिर बाज़ लोग जो है वो इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, वो कहते हैं जी आप इधर क्या करने आए हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हो या कैमरे से बना रहे हो, उनके कहीं ना कहीं आता है कि यार ये शायद कोई जगह का मसला है, प्लॉट, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो हिस्ट्री को बाज़ का तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी साइड है जिनकी हिस्ट्री आपको पता ही नहीं है, किताब में भी ऐसा रेफरेंस नहीं मिल रहा है, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स कहीं पे खड़ा हुआ है। सो चैलेंजेस ओवर द टाइम पीरियड तो बहुत सारे आते रहते हैं और अभी भी आते हैं, लेकिन ये है कि जब आप मुसलसल आप लगे रहें, करते रहें काम, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम हो जाती हैं। सर इकबाल टाउन, गार्डन टाउन और पंजाब यूनिवर्सिटी और इससे इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, इनकी सर तारीखी अहमियत क्या है? अच्छा, ये जो एक एरिया है ना जहाँ पे इस वक्त हम फाउंडेशन में भी बैठे हैं जो उसमें शामिल है, बहुत कम लोगों को आइडिया है कि ये एक पूरी आप समझ लीजिए कि एक सिख अम्पायर का हिस्सा था। और वो अम्पायर जो है उसकी जो सबसे बड़ी निशानी है, अगर आपने करना चाहें तो आप लाजमी जाइएगा, बल्कि मेरे साथ आप चलिएगा, मैं आपको विजिट करवाऊंगा। ये बिल्कुल सामने पंजाब यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं पढ़ भी रहा हूँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से। उसके अंदर शादी खुई एक कच्ची आबादी समझ लें, पहले गाँव था, अब तो प्रॉपर एक सिटी का हिस्सा बन चुका है। उसके अंदर दन्ना सिंह की हवेली है। सो दन्ना सिंह का ये पूरा एक एरिया होता था जिसमें हमारा इकबाल टाउन और पंजाब यूनिवर्सिटी का एरिया, पीछे गार्डन टाउन, ये अभी आप चले जाएं। ये अगर इनका दन्ना सिंह की आप हिस्ट्री पढ़ लें तो ये स्टार्ट होती है महाराजा रंजीत सिंह से। ये उनका जो आगे मिलिट्री कमांडर था उसके आगे ये सिलसिला चलता है, 3-4-5 खानदान चलते हैं ब्रिटिश राज के अंदर भी जाके, जिस तरह आपने सुना होगा जागीरें जो है अलॉट की जाती थी। तो ये सारा जो एरिया था ये वो दन्ना सिंह को जो है और उसकी फैमिली को आगे जो है वो दन्ना सिंह, गोपाल सिंह, और ये सारा पूरा एक लेगेसी है। इस पर मेरी एक स्पेशल जो वीडियो है वो भी अवेलेबल है। तो ये पूरा एरिया आप ये समझ लिए एक रियासत का हिस्सा था। और इवन अगर आप वो हवेली को भी देखें तो उसके जो उसका फ्रंट का गेट है उसके ऊपर स्टेट वर्ड लिखा हुआ है। सो ये प्रॉपर एक स्टेट है जिसके अंदर हम इस वक्त बैठे बात कर रहे हैं। सर लाहौर की अगर हम बात करें तो इसके कई तारीखी मकामात भी हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि बरे सग़ीर में इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको मुमताज़ करती है सबसे? लाहौर की जो सबसे मज़ेदार बात मुझे ज़ाती हैसियत में जो 4-5 साल से काम करने के बाद मेरा जो उसमें एक थीसिस है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। लाहौर की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो यहाँ का लोगों का 47 से पहले मिलकर रहना था, मजहबी हम आहंगी जिसको हम कह सकते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, आप वॉल सिटी में चले जाएं, आप इस तरफ मॉडल टाउन बिल्कुल साथ लगता है, आप वहाँ चले जाएं, कृष्ण नगर में चले जाएं, और ये तमाम जो एरियाज़ पुराने जो 47 से पहले के एरियाज़ हैं आप ये देखें, आप हैरान होंगे कि आपका एक घर मुसलमान का है, उसके साथ एक सिख रह रहा है, उसके साथ एक हिंदू है, उसके साथ एक जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है। ये तमाम के तमाम बड़े या छोटे हर किस्म के मज़हब जो हैं वो लाहौर में मिलते हैं। जो अब वो तो लोग चले गए, घर उनके यहाँ पे आज भी जो है मौजूद है, उनमें लोग रह रहे हैं। उनके अगर आप वो प्लेक्स आप चेक करें, पीछे मुझे एक दोस्त के साथ एक जाने का ब्रंथ रोड पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो किसी इंडियन कोई जानने वाले थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा वहाँ पे घर होता था, आप उसको ज़रा ढूंढ के दें। वो मैंने वो जाके वहाँ से लोगों से बातचीत की तो उन्होंने एक घर दिखाया, उसके ऊपर एक प्लेक लगी थी, वो 75 साल से उसके ऊपर एक मिट्टी की मोटी जो तय है वो जमी हुई थी। सो मुझे था कि यार ये शायद वो बिल्डिंग ना हो, तो मैं उसके ऊपर वो चढ़ा और मैं उसको रब किया तो उसके नीचे से एक करैक्टर एस नज़र आया, तो मैं कहा ये वाकई प्लेक है। मैं उसको सारा रिमूव कर रहा हूँ तो वो बाय चांस मेरा जो दोस्त है वो नीचे से खड़े होकर जो है वो वीडियो बना रहा था। वो आप अंदाज़ा करें कि वो वीडियो बना दी, वो बना के उसको अपलोड करके मैंने लगाई और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था वो 23 सेकंड का क्लिप था। अभी हम वही लाहौर के ऊपर बात करें कि कितनी यहाँ पे डाइवर्सिटी होती थी। वो 23 सेकंड का क्लिप जो है ना विद इन 1 वीक आप समझ लें 7.8 मिलियन पे चला गया। अच्छा, माशाल्लाह। इंडिया में इतना पसंद किया गया, इंडियन न्यूज़ चैनल ने बाकायदा उस एक छोटे से क्लिप को जो है वो उस पर पूरा एक आर्टिकल लिख दिया कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लाहौर में कितनी इस तरह की जो है वो फैमिलीज थी। अभी कल मुझे एक जानने वाले हैं, मतलब इंडिया में चोपड़ा फैमिली से, उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड किए। उनका मॉडल टाउन में जो है वो सी ब्लॉक में घर होता था, उनके बड़े जो छोड़ के यहाँ गए थे।
लाहौर की सबसे अच्छी बात मुख्तसर मैं बात करूँगा कि सबसे अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे सब लोग मिल के रहते थे। सही। अच्छा सर, ये एक तो इनका रिस्पांस तो आपने बताया कि इंडियंस का काफ़ी अच्छा आता है जब आपकी वीडियोस देखते हैं, तो सर ये जो तारीखी इमारतों को जब नहीं देखते हैं, अब जाहिर है कि उस तरह से वो चीज़ें नहीं हैं, तो इनको कैसा महसूस होता है, क्या उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है इनका? अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं और वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, सब मामला होते हैं, लेकिन कुछ मैं उनको गलत नहीं कहता, ज़ाहिर है मजहबी एक हम आंगी होती है किसी भी इबादतगाह के साथ या बिल्डिंग के साथ, वो अक्सर मेरे से शिकवा करते हैं कि आपने इनको इस तरह प्रिजर्व नहीं किया हुआ, बचाया नहीं हुआ, टूट गई है, कब्ज़ा हो गया या बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई है। तो मेरे एक सीनियर हैं शहबाज भाई, वो एक मिसाल देते हैं, मैं उसी को एज इट इज़ कोट करता हूँ कि जिस बाग के माली नहीं होते बाग उधर जड़ता है। ठीक है, देखिए आप अपने घर को छोड़ के एक हफ्ते के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रिप पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, आप वापस आते हैं, आपके घर के एक एक चीज़ के ऊपर इतनी मोटी जो है ना वो मट्टी की तह जमी होती है। ऐसे अब आप ये देखिए, आपने 47 में अपना घर छोड़ा, अपना मंदिर छोड़ा, गुरुद्वारा छोड़ा, आप अपने घर के जिम्मेदार आप हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता, और मेरे घर का मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ। अब जब वहाँ से वो लोग चले गए हैं, मुमकिन ही नहीं है कि वो चीज़ें अपनी ओरिजिनल स्टेट में रह सकें। 70-75 साल सर एक लंबा अरसा होता है। बिल्कुल सर। सो वो चीज़ें आल्दो के पाकिस्तान में बड़ी अच्छी हैं। आप देख लें सिख हेरिटेज की अगर हम बात करें, सिख जिस तरह वो हमारे मक्का मदीना की हम बात करते हैं, वो तो उनका मक्का मदीना तो ये हमारा पाकिस्तान है, उनका जो है वो ननकाना साहब यहाँ पे है, उनका लाहौर का सारा मामला सब चीज़ें आप देखें बड़े अच्छे हेरिटेज हैं उनके, सब मेनटेन है। लेकिन बहरहाल ये है कि पाकिस्तान इसको बड़ा अच्छे अंदाज में प्रिजर्व कर रहा है। अगर लोग इस पर एतराज़ करते हैं वो हक बजाने पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोग जो है इसमें बड़े सपोर्टिव हैं। अच्छा सर, आप अपनी लाइफ में अब तक की जो आपकी जर्नी है, किसी से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हो तो वो शख्स कौन है? देखिए, इसमें फील्ड एंड ऑफ फील्ड जो है हम बात कर सकते हैं। ऑन फील्ड अगर हम बात करें तो हमारे HOD साहब हैं, डॉक्टर हमीद साहब, मैं उनसे बड़ा मुतासर हूँ, क्योंकि हम आर्कियोलॉजी की स्पेसिफिकली जॉनरा की बात करें तो ये फील्ड है ऐसी कि जो फील्ड में जाके काम किया जाए। किताबों से आसरा लिया जा सकता है, सहारा लिया जा सकता है, लेकिन वो हमारे उस्ताद जो है ना वो अक्सर कहते हैं मुझे जो है वो तगड़े लोग चाहिए जो एनी टाइम रेडी हों कि सर उधर जा रहे हैं, चलें आज चलें, और वो काम करना शुरू करते हैं। सो एक तो हमारे वो हैं हमीद साहब, उनसे बड़ा मुतासिर हूँ। और इससे हट के वैसे ऑब्वियसली कासिम अली शाह साहब, मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरा 2007 से सर से ताल्लुक़ है। हम बिल्कुल छोटे छोटे से होते थे, 6th क्लास में जब उनके पास गए थे, तब से लेकर अब तक जो भी मैंने काम किया है सर ने हमेशा बड़ा सपोर्ट किया। सर, आने वाले वक्त में फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? एक तो आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, और इसके हवाले से भी थोड़ा बताएं कि इसमें जो अर्निंग के फेज़ तक जाने में कितना आपको टाइम लगा, और फ्यूचर में क्या गोल्स हैं आप? अब देखिए, मैं फिर अगेन ये बात रिपीट करूंगा जो मैंने स्टार्ट में कही थी कि इस फील्ड में डायरेक्ट इनकम नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट इनकम ऐसे हो सकती है कि आपके पास क्योंकि एक्सपीरियंस है। मेरे पास कई जो है वो फैमिलीज फॉरनर्स जो हैं वो आते हैं, लाहौर देखना चाह रहे हैं, अच्छा पे करके जाते हैं, आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। चैनल थोड़ा बहुत अगर कभी कर दे तो कर दे, आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप टूर्स करवा सकते हैं, उस लिहाज से एक अच्छा पैकेज जो है वो बन जाता है, एक बात। और दूसरा जो है फ्यूचर के हवाले से इसको फैलाने के, देखें हिस्ट्री एक चीज़ होती है, आर्कियोलॉजी एक चीज़ होती है। हिस्ट्री के बारे में हमारे उस्ताद कहते हैं कि वो हिस्ट्री इज़ हिज स्टोरी है, वो हर बंदे की आपकी हिस्ट्री और हो सकती है, मेरी और हो सकती है। आर्कियोलॉजी की अच्छी बात यह है कि आर्कियोलॉजी झूठ पे बेस नहीं कर सकती, वो एविडेंस बेस्ड बात करती है। एक जो सामने चीज़ नज़र आ रही है आपने उसके ऊपर बात करनी है। सो एज एन आर्कियोलॉजिस्ट अब अपने जो है मामला को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी लिहाज से अपने कंटेंट को भी अपडेट कर रहे हैं। पहले मैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर ऐसा सच बात नहीं कर पाता था क्योंकि वो मेरा जॉनरा नहीं था, फील्ड नहीं थी। अब जब से इस इदारे के साथ जुड़े हैं, शाह साहब के साथ जुड़े हैं, हमीद साहब के साथ जुड़े हैं, तो अब जो है वो चीज़ों के ऊपर काफ़ी बेहतर अंदाज में स्टडी भी होती है और बात भी कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साद ज़ाहिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आज लाहौर की कुछ चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।